तो दोस्तों अगले 72 घंटे पूरी दुनिया के लिए बेहद क्रूशियल रहने वाले हैं। क्या मुस्तबा खामेनेई की मौत के बाद वहां रिजीम चेंज होने वाली है और क्या इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी भी आएगी? अमेरिका अगले 72 घंटे में क्या ईरान को ठोक पीट कर वापस चला जाएगा और क्या ईरान का जो तेल की टंकी है वो भर गई है, उसके चलते अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने के लिए खुद ही सरेंडर कर देगा? अभी बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच। बहुत से चीजें, बहुत से एनालिसिस मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, बाकी हमारे एक्सपर्ट्स। कई बार क्या होता है कि बेटा हम लोग, जो हमारी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, हम अमेरिका को पसंद नहीं करते, तो फिर जो कुछ होता है हम ईरान का पक्ष लेते हैं। हम ईरान को पसंद नहीं करते, फिर हम दूसरी तरफ की साइड लेते हैं। तो बेसिकली एनालिसिस हम करते हैं आधार पे कि किसने क्या बोला है, क्या बयान दिया है, या फिर अगर हमारे पास कोई सोर्सेज हैं उस देश में, हम उनसे बातचीत करते हैं। जैसे मेरे पास डिप्लोमेसी में बहुत सारे हैं, हमारे मित्र हैं, कुछ ईरानियन एम्बेसडर्स, अमेरिकन लोग, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, मिलिट्री पीपल, तो उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है, आप उसको पसंद करें ना करें, उसने ये कहा है कि भाई मैं ईरान में किससे बात करूं। कहने का मतलब है कि वहां पर यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड नहीं है। उसके साथ कुछ लोग कह रहे थे कि वो बड़े होशियार लोग हैं ईरानियन, उनको मालूम है जब से अली खमेनी गया, उन्होंने जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सब कमांडर्स हैं 31 प्रोविंसेस में, उनको पावर दे दी। अब डोनाल्ड ट्रंप उन 31 से थोड़ा ना बैठ के बात करेगा कि भाई वो लोग अपना इंडिविजुअल काम करें। तो वन यूनिफाइड कमांड नहीं है, क्योंकि जो IRGC का मेन जो हेड है, ट्रंप उससे बात नहीं करेगा। वो प्रेसिडेंट है, ये एक आतंकी संगठन का हेड है। हाँ, सीरिया में जरूर उसने आतंकी संगठन के हेड को बोला था कितना हैंडसम आदमी है, मेरा डार्लिंग है, एटसेट्रा, पर ये नहीं करेगा ईरान के साथ। तो ये चीजें अगर आप देखें कि मैं किससे बात करूं, कहने का मतलब है कि कोई भी मेरे पास इस समय ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लीडरशिप की टॉप पोजीशन पे हो। दूसरी तरफ से वो जो बाबरची है, क्या नाम है, आगरची है, जो भी इसका नाम है, विदेश मंत्री, वो कभी यहाँ भाग रहा है, कभी वहां भाग रहा है, उसकी कोई सुनता नहीं है। उसने खुद कहा है, वो ये संदेशा ले जाता है, वो संदेशा ले जाता है, लेकिन कोई उसकी सुन, रूस भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सब लोग बड़ी मीठी मीठी बातें, हाँ जी बहुत बड़ी, अमेरिका बहुत खराब है, बाद में कोई कुछ नहीं करेगा। सो ये चीजें अगर आप सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं कि इधर उधर भाग रहा है, इसका मतलब है कि उसको समस्या है। एक तो लीडरशिप वहां पे नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है, और अब जो मुझे बताया गया है कि और ये बहुत ही रिलायबल सोर्सेस, प्रो ईरानियन गवर्नमेंट रेडियो स्टेशन, प्रो गवर्नमेंट ईरानियन रेडियो स्टेशन ने ये कहा भी है कि उनकी शहादत हो गई है। और फिर जो ये दीवार है जहां पर शहीदों की तस्वीरें बनाई जाती है, उसकी तस्वीर भी वहां आ गई है। अब मतलब आपने जो मुस्तबा समझना, खामेनेई की मौत हो गई है सर, आप ऐसा बता रहे हैं? यही तो मेरे को खबर दी जा रही है। नहीं तो शहीदी दीवार पर उसकी तस्वीर क्यों आएगी? जिस जगह पे सारे शहीदों की, एक शहर है जहाँ पे ये सब, मशाद में है शायद, जहाँ पे सबकी तस्वीरें बनाई हैं, लगाई हुई हैं, ये हमारे बहादुर हैं, ये हमारे शहीद हैं, इसकी भी तस्वीर आ गई है। और उससे कोई भी संदेश नहीं आ रहा, कोई वीडियो नहीं आ रहा, सिर्फ AI जनरेटेड वीडियोस आते हैं। इसका ये मतलब है, मेरा मानना है कि वो अब जीवित नहीं है। बीमार बहुत था, ये सब लोग जानते हैं। कुछ तो कहते हैं कोमा में था, चलिए कोमा में था, लेकिन ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है कहते नहीं वो तो डिसीजन भी ले रहा है। क्या डिसीजन ले रहा है बिस्तर में लेट के? जब तक उसको कोई असेसमेंट नहीं है बैटलफील्ड की, तो वो क्या डिसीजन लेगा? ये तो कहने की बातें होती है ना। हाँ, उससे पूछ लिया साहब मैं 2 चपाती खाऊं या 2.5 खाऊं, तो वो डिसीजन वो ले लेगा। इससे ज्यादा तो जो व्यक्ति इतना बीमार है, कन्फाइंड टू बेड है, उसके लिए डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक पूरी उसके पास इनपुट नहीं आती ना, जब तक आपके पास जानकारी नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाते। तो पहली चीज तो ये है कि मेरा मानना है कि वो चले गए हैं। दूसरा सर, कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कुछ ही दिनों में आपकी ऑयल पाइपलाइंस फट जाएंगी, इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ईरान जो है, उसके देश में कई कई जगह पे कुएं हैं जहां से तेल निकलता है। अब ये कुएं ऐसे नहीं होते जैसे पानी के कुएं होते हैं कि उसमें पानी है। ये कुएं होते हैं, यहाँ पर रॉक्स भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, गैस भी होती है, और चीजें होती हैं। तो वहां से उसमें एक बैलेंस होता है, एक तरफ गैस का प्रेशर है, एक तरफ पानी का प्रेशर है, दूसरी तरफ जो पत्थर हैं जिनके अंदर तेल होता है उसका प्रेशर है। तो ये टेक्नोलॉजी होती है कि आप पंप वगैरह डाल के तो उस तेल को ऊपर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं क्रूड ऑयल। जब वो तेल आप बाहर निकालते हैं, फिर आप रिफाइनरी में भेजते हैं।
तो क्रूड ऑयल को रिफाइंड ऑयल में कन्वर्ट करते हैं, जो फिर आपका डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, ये बनता है, वो बनता है। अब क्या है, ईरान की धरती पर तो तेल के कुएं बहुत सारे हैं और बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, कई सालों से ये कर रहे हैं। फिर वो पाइपलाइन के जरिए इसको खर्ग आइलैंड पे लेके आते हैं। सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं, खर्ग आइलैंड से कोई पाइपलाइन कहीं जाती नहीं है, वहां पे शिप्स आती है। तो जो ऑयल आता है वो पहले एक टंकी में रखा जाता है। उसके लिए चाहे आप किसी भी प्राइवेट कंपनी का टंकी नहीं लगा सकते, वो स्पेशलाइज्ड टंकी होती है जिसमें क्रूड ऑयल रखा है, और वो जो टंकियां हैं वो भर रही हैं। अब जिस दिन वो भर जाएंगी, क्या करेंगे? आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपना तेल का उत्पादन कम कर दीजिए, वो बड़ा मुश्किल है। या फिर आप जितना तेल जल्दी जल्दी बेच सकते हैं, जैसे चीन खरीदता है हैवी डिस्काउंट पे, उसको बोला टाइगर मैं तेरे को फ्री में दे दूंगा, ले जाइए तेल। ना, दिस इज द चैलेंज, ये चुनौती है उसके सामने। अब फिर लोग कहते हैं वो अपने ऑयल वेल को बंद कर दे, जहां से तेल निकलता है, कुएं को। टाइगर, कुएं को बंद करना और उसको दोबारा चालू करना में बहुत महीने लगते हैं। ये कोई नलका नहीं होता, बंद कर दिया फिर चालू कर दिया। उसको शट डाउन करने में बहुत टाइम लगेगा। फिर शट डाउन करने से डैमेज हो सकता है वहां से तेल ना निकले, तेल की जगह पानी आ जाए। बहुत कठिनाइयां होती है बेटा, इसके अंदर बहुत कठिनाइयां होती है। यानी कि ईरान ने तो जो तेल का कुआं खोदा था, वही उसके लिए परेशानी भी बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब जो उसकी, जब तक तो ऑयल एक्सपोर्ट होता था किसी बाधा के बिना, तो हाँ। बल्ले बल्ले। अब फंस गया। अब क्या करे, या तो तेल को शट डाउन कर दे, और दोबारा जब चालू करना होगा तो बहुत समस्या होगी। या फिर अभी उसने किया है कि जो उसके पुराने टैंकर्स थे, जो बेकार के हो गए, जिनमें तेल दूसरे देशों को नहीं भेजा जा रहा, उनमें रख रहा है, वो भी बहुत जल्दी भर जाए। फिर क्या करो, अगर आपकी टैंकी भर गई है तो फिर जैसे मेरे हाथ में इस समय ग्लास है, मैं शरबत पी रहा हूं, तो आप ग्लासों में भर दीजिएगा। वो भी खत्म हो जाए तो बोतलों में भर दीजिएगा, वो भी खत्म हो जाए तो बाल्टी में भर दीजिएगा। कब तक ऐसा करते रहोगे? सही बात है। सो दिस इज व्हाट ट्रम्प मेंट, कि अगर आपके ये ऑयल फ्लो करता रहा, आप अपनी गाड़ी का एग्जाम्पल देता हूं, आप कार चलाते हैं तो आप उसमें डीजल या पेट्रोल भरवा रहे हैं, अब टंकी फुल हो गई है, लेकिन आप जबरदस्ती उसके अंदर और डाल रहे हैं पेट्रोल, वो तो फट जाएगी टंकी। कितना ले लेगी? फटेगी। पानी की ताकत बिल्कुल। बहुत होती है, लिक्विड की ताकत बहुत होती है, आप भरते जाओ, फट जाएगी। तो यही होगा वहां पे, तभी वो कह रहे हैं कि आपकी ऑयल पाइपलाइन ब्लास्ट हो जाए। अब लेटेस्ट कोई 2 घंटे पहले हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आज आपके साथ 28 अप्रैल को, और हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई 3:45 बजे। तो मेरे पास जो अभी मेरे दोस्तों ने मैसेज भेजे हैं कि ईरान ने कहा है कि मैं हॉर्मुज खोलने को तैयार, अनकंडीशनली। मतलब भाई और मत मारो मेरे को बहुत मार पड़ी है। कहने के लिए आईआरजीसी जो मर्जी हम ये कर देंगे, वो इंशाल्लाह हम ये करेंगे, इंशाल्लाह हम वो करेंगे, वो कुछ नहीं होता। सो रियलिटी ये है कि अब ईरान कॉम्प्रोमाइज करेगा, और अब उसकी सरकार में फूट पड़ गई है। एक तरफ रेवोल्यूशनरी वाले हैं, वो कभी हाँ। नहीं स्वीकार करेंगे कि उनको मार। दूसरी तरफ सो कॉल्ड सिविलियन गवर्नमेंट है, वो कह रहे हैं यार कितना मारोगे तुम हमको, हमने तो सिविलियंस ने, ईरानियों ने हमें इलेक्ट किया है, और हमें उनका ध्यान रखने से, इसीलिए अब बड़ी तगड़ी संभावना है कि सिविल वॉर हो सकती है। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सड़क पे उतर आएंगे बेटा, आप देखते जाइए, फिर ये उनको गोली मारेंगे। तो वही है ना कि जो जॉन बैप्टिस्ट लाकार्ट, जो फ्रांस दार्शनिक थे, जब मैं वहां पढ़ता था 19वीं शताब्दी की, उन्होंने एक बार चीज कही थी, जितना बदलता है उतना वही रहता है। पहले भी डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी, आपने गोली मार के 70, 60, 70, 50 जितने हजार लोगों को मार दिए, अब फिर से होगा, फिर से मारेंगे। जितना बदलता है उतना वही रहता है। सो बॉटम लाइन, मुस्तफा खमेनी इज गॉन। सेकंड, ईरान को बहुत कठिनाई हो रही है। ये जो उसने हॉर्मुज स्ट्रेट्स के ऊपर जो नाकाबंदी की है, इनको बहुत तकलीफ हो रही है। ये एक भी पानी के जहाज को जाने नहीं दिया। वो कहने के लिए हमारे 18 जहाज निकल गए, 16 जहाज निकल गए, वो बकवास है। और चीन अगर कहे इस समय, ईरान चीन से ये कह सकता है कि देख यार मैं तेरे को फ्री हाँ। में दे दूंगा, बस तू ले जा। चीन तो बड़ा खुश हो जाएगा, क्योंकि उसके पास रखने की जगह। चीनी तो बड़े उस्ताद है इसमें, देखते हैं दूसरे की कमजोरी क्या है, उसके ऊपर दबाते हैं, फिर दुखती नस पे हाथ रखते हैं, प्रेशर डालते हैं उस पर। तो ये समस्या इस समय ईरान के सामने है। ऑलराइट, एक है कि पॉलिटिकली आप की गवर्नमेंट अब थोड़ी सी
डगमगा रही है, दूसरा आपके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर पड़ रहा है, अगर आप तेल नहीं बेच पा रहे पैसा नहीं आएगा आपके पास, और तीसरा आपकी स्टोरेज कहाँ रखोगे। सो ये कंबाइंड मुझे लगता है कि 2 दिनों के अंदर समस्या होगी। अब लोग कहते हैं कि 1 मई को ये जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस के पास, उसने $1.5 ट्रिलियन का बजट मांगा है डिफेंस के लिए, उसमें 12 शून्य होते हैं। वेरी गुड। अब कांग्रेस वाले कुछ लोग जो उसके ओपोनेंट्स हैं कहते हैं जी इसने कांग्रेस से नहीं पूछा जंग करने से पहले। बेटा ये मैं आपको बताता हूँ, कुछ साल पहले वियतनाम के टाइम में और उसके बाद से बहुत ये बात चलती थी, जंग डिक्लेयर करने का पावर किसके पास है, संसद के पास है या राष्ट्रपति। लीगली संसद के पास है, लेकिन फिर एक वॉर पावर्स एक्ट है कि अगर एकदम से अमेरिका पे हमला हो जाता है और कांग्रेस वाले सब छुट्टी मनाने कहीं और चले गए तो फिर क्या करना है। तो ट्रंप साहब कहते हैं मैंने वॉर तो डिक्लेयर ही नहीं की, मैं तो इसको मिलिट्री ऑपरेशन कह रहा हूं, मैंने जंग का ऐलान नहीं किया। अब ये बड़ा ग्रे एरिया है। सीरिया, लीबिया, इराक में भी कांग्रेस से अप्रूवल नहीं लिया था, अप्रूवल बाद में आया था। वो चला गया जो राष्ट्रपति उस समय था, चाहे ओबामा था, बुश था, अभी ट्रंप है। कहते हैं कि भाई हमारे जो वॉर पावर्स एक्ट है वो कहता है कि ऐसी समस्या में आप प्रेसिडेंट एक्शन ले सकता है, लेकिन 60 दिन के अंदर कांग्रेस को कहना पड़ेगा, इसको कहना पड़े, वो भी क्लैरिटी नहीं है। सो ट्रंप उसका पूरा फायदा, उसके पास बड़े होशियार वकील हैं कि भाई देखो मैंने जंग का ऐलान नहीं किया है, मैंने सिर्फ मिलिट्री को बोला ठोक। अब दूसरी बात, अगर कांग्रेस कहती है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बेटा, अगर कांग्रेस कहती है कि अमेरिकी सेना को ईरान से जो नाकाबंदी की हुई वापस आ जाना चाहिए, आपने ऐलान कर दिया, आपने एक बिल के ऊपर हस्ताक्षर कर दिया, आपने ये डिसीजन ले लिया। ट्रंप कहता है कमांडर इन चीफ तो मैं हूं, फौज से कहता है चुपचाप से बैठे रहो वहां पे, खबरदार जो वापस आए। किसकी सुनेगा फौज, किसकी मानेगी, ट्रंप की या ट्रंप की, कांग्रेस की? बिल्कुल। क्योंकि ये वो कमांडर इन चीफ है, जब कमांडर कह रहा है कि कहने दो इन पॉलिटिशियंस को जो करते। सो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स इश्यू है वहां पर। मेरा अपना मानना है, अब पता नहीं मैं सच कह रहा हूं या मैं भी धोखे में हूं, परसों तक ये ठोकेगा, क्योंकि 1 तारीख को इसको कांग्रेस के पास जाना है और 30 को ये मारेगा बुरी तरह से जो कुछ बचा हो। इस समय तो ईरान कह रहा है कि यार मैं हॉर्मुज खोलने को तैयार हूं अनकंडीशनली, हाँ, अगर ट्रंप वो मान लेता है, लेकिन वो नाकाबंदी बंद नहीं करेगा क्योंकि ईरान पे भरोसा नहीं करता सर, कोई भी भरोसा नहीं करता उन पे, झूठ बहुत बोलते हैं। भाई अगर आपका सेकंड सुप्रीम लीडर भी मर गया तो ऐलान करने में क्या तकलीफ है आपको, लेकिन सब लोग ये छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, जो मेरे तजुर्बे में है, ये बहुत से देशों में होता है। ओके, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, हमने अनाउंस नहीं किया ऑफिशियली। क्यों? क्योंकि हम वेट कर रहे, उस समय राष्ट्रपति मेरे ख्याल ज्ञानी जैल सिंह थे, हम वेट कर, मैं जानता हूं इस कहानी को, हम वेट कर रहे थे कि राजीव गांधी साहब कहीं उस समय थे कि वो वापस आ जाएं और एकदम से उनको शपथ दी जाए प्रधानमंत्री की, बिकॉज यू कांट हैव अ सिस्टम जिसमें प्रधानमंत्री नहीं है। तो हमने ऐलान नहीं किया था वो गुजर गई है, जब वो पहुंचे तब हमने कहा कि भाई शी इज पास्ड अवे, और एकदम से इसको स्वेरिंग इन किया। नहीं तो और भी वहां पे कांग्रेस, उस समय जो रूलिंग पार्टी तो कांग्रेस थी, वो टूट भी सकती थी। बहुत से वहां महारथी थे कि मैं बनूंगा मैं बनूंगा। तो ऐसा कई बार होता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट में आपको कुछ चीजें छुपा के रखनी पड़ती है। तो सर जब लेकिन मुस्तफा खामेनेई मारा गया है तो अब फिर ईरान की लीडरशिप किसके हाथों में है, अब वहां कौन कमान संभाल रहा है? यही तो वो कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, किससे बात करूं, IRGC से मैं बात करूंगा नहीं। वो बिल्कुल यही कह रहा है कि कौन सी है लीडरशिप आपकी। अब जिहादिस्तान क्यों बीच में कूद रहा है वो भी मैं बता देता हूं, बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये हॉर्मुज से बहुत पहले, सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ट्रंप ने कहा था कि देखिए, अपने सलाहकारों के साथ बैठा था, जितने खाड़ी के देश हैं, यूएई है, सऊदी है, कुवैत है, बहरीन है, ये है वो है, सब मेरे चमचे, मेरी फोर्सेस, मेरी सेना वहां बैठी हुई है, मेरे बेसिस वहां है 1990 के दशक के बाद, जब सद्दाम हुसैन उनको तंग कर रहा था, तो बैठे हुए तो सब मेरे चमचे हैं। सिर्फ ईरान है जो नहीं है। अब ईरान को कैसे मैं अपना चमचा बनाऊं, क्योंकि उसके पास भी बहुत तेल है।
उस समय मेरा मानना है, ये मेरी एनालिसिस है बेटा, मैं ये इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। मेरा असेसमेंट है कि उसने केटी मार्शल को बुलाया कि बोल भाई ये समस्या क्या। अजी साहब 2 साल पहले हमने ईरान के साथ जंग किया था, मैंने ऐसा ठोका, उन्होंने तो घुटने टेक दिया, बोले कि टाइगर खेती मार्शल जो तू कहेगा हम वही करेंगे। हमने कहा अच्छा ऐसा बोला था। अरे हाँ सर, मेरी ताकत नहीं जानते, भारत को कितना ठोका था, मैंने एक पत्थर मारा उनके 5 जहाज गिर गए। अरे वाह खेती मार्शल, तू तो बड़ा बहादुर आदमी है, लेकिन अगर मुझे ईरान पर हमला करना पड़े, ग्राउंड असॉल्ट, आपका कॉमन बॉर्डर है, तो कुछ नहीं सर, मेरी फौज आगे जाएगी, आप तो अमरीकी हैं, आप तो सफेद लोग हैं, आपकी कीमत बहुत है जिंदगी की, मेरी कुछ नहीं है, मैं अपनी सेना को भेजूंगा, वो मरने जाएंगे, कोई बात नहीं। तो ट्रम्प ने, मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, ये तो मेरा गुलाम है, सब कुछ करेगा जो मैं कह रहा हूं। दिक्कत ये हुई कि ईरान उसकी बात नहीं मान रहा। जब उसने कहा था कि मैं ईरान को बोल दूंगा कि तू कह दे कि डोनाल्ड ट्रंप आप मेरे खुदा हो, कब बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। इसीलिए पिंजरे वाली मुनिया, मुन्नी भाई, खेती मार्शल फंस गया, अपने ही चक्रव्यूह में फंस गया, मुंह नहीं खोल रहा, कोई बयान नहीं आ रहा, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, पैसे हैं नहीं, और मुंह से बहुत पहले से उसकी आर्थिक व्यवस्था भंग हो गई थी, सोशल डिविजन बहुत है उस देश में, पॉली क्राइसिस, ढेर सारी समस्याएं, बलोच एक तरफ से ठोक रहे, टीडीपी दूसरी तरफ से ठोक रहा है, मेरे मेरे परिवार के पश्तून लोग तीसरी तरफ से ठोक रहे हैं, सिंधी वैसे ही फुदक रहे हैं, कहां कहां तू क्या क्या करेगा। So these things, if you keep in mind, Pakistan is a non-starter. अगर आपने उसको मध्यस्तर बनाना है, तो दोनों देश जो पार्टीज हैं वो तैयार तो हो मध्यस्थोफाई होने के लिए। ईरान भरोसा नहीं करता जिहादिस्तान पर, उसको पता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप का बेवकूफ बना रहा है और मेरा इस्तेमाल कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप से कुछ और पैसे लेने के लिए, कि हाँ जी मैं ईरान को संभाल लूंगा। और दूसरी तरफ अमेरिका बिल्कुल भरोसा नहीं करता ईरान पे, ना वो पाकिस्तान पे भरोसा, उसको पता कि ये धोखेबाज है, जब इनका उल्लू सीधा हो जाएगा भाग जाएंगे। मैं एक चीज बताता हूँ, तो अफगानिस्तान के बारे में बता रहा था, जब तालिबान 2 आया था वहां पर, तो उस समय चीन दौड़ा गया पाकिस्तान के पास कि भाई देखो अब वो बाकी सरकार तो चली गई है, तालिबान दोबारा आ गए, मेरे तो वहां पे बहुत इन्वेस्टमेंट्स है, मैंने पैसा लगा रखा है, अब क्या होगा, ये तो मुझे मारेंगे। तो जिहादिस्तान बोला उनको, इस्लामाबाद ने उनको कहा यार फिक्र मत करें, मेरे बच्चे हैं, मेरे चमचे हैं, मेरे दामाद हैं, मैं इनको संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। आप पहले ऐसा करिए, जो मुल्ला बरादर है उनका बहुत विदेश मामलों में वो इंटरेस्ट लेता है, उसको बुलाइए। तो उन्होंने बुलाया, उसको गया, बोले, फिर वो टिंग टोंग पिंग पोंग ने उसको कहा, मुल्ला बरादर आप तो एक बहुत शक्तिशाली देश है, तालिबान तो वाह वाह है, पिवटल फोर्स है, और आप हमारे साथ जो है दोस्ती करिए, हमारी मदद करिए। तो कहते हैं कि मुल्ला बरादर खूब मुस्कुराया, खूब जफियां डाली, और फिर कहा अच्छा देखेंगे, चला गया। अब क्या होता है कि जिहादिस्तान वो जो वादा किया था चीन के साथ उसको डिलीवर नहीं कर पाया, क्योंकि तालिबान तो ठोक रहा है चीनियों को। बीच में चीनी थोड़ा सा डायरेक्टली बात करने लगे, जिहादिस्तान ने कहा ये क्या कर रहा है, मेरे थ्रू बात कर, मैं वहां तेरी मध्यस्थता कराऊंगा, वो भी ठप हो गया। क्योंकि फिर क्या होता है कि टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसने ठोकना शुरू कर दिया है जिहादिस्तान को, और अब हम लोग यहां फंस गए। सो जो भी एफर्ट किए जाते हैं, जब तक भरोसा नहीं है, कोई भी मध्यस्थता काम नहीं करेगी। और अब मेरा ख्याल ट्रंप को ये बात समझ आ रही है हल्के हल्के। अभी तक तो वो नौकर की तरह इस्तेमाल कर रहा था जिहादिस्तान का, और खासतौर पे वो खेती मार्शल को तो कहता था तू मेरे जूते वूते साफ कर दिया कर, कपड़े धो दिया कर, वो भी अब सब खत्म हो गया है। सो अब बेसिक चीज है कि व्हाट नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा उसमें जिहादिस्तान उर्फ पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें सीधा अमेरिका, और जो भी मूवमेंट आएगी, अगर लोगों सड़क पे उतर आए तो और मारेंगे उनको, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को, तो फिर अमेरिका डायरेक्टली उनसे बात करेगा। ये पहला टाइम है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में कहा था, इमैनुअल मैक्रोन, वो भी बड़े एक तरह से अनगाइडेड मिसाइल हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उनका भी अब लेम डक प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा ये पहली बार है रिसेंट हिस्ट्री में रूस का राष्ट्रपति यूरोप के अगेंस्ट है, क्योंकि हम लोग समर्थन कर रहे थे यूक्रेन का। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूरोपियंस तो बेकार है, और चीन भी कहता है कि यूरोप तो थका हुआ, हारा हुआ एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन।
तीनों उसके बरखिलाफ है, तो फिर उसको कुछ करना पड़ेगा। एक यूरोपियन यूनियन की भी अपनी ट्रीटी है, वो नेटो की आर्टिकल 5 से ज्यादा मजबूत है कि अगर किसी यूरोपियन देश पे हमला होता है ईयू में, तो फिर हम लोग सब मिलके ये करेंगे वो करेंगे। अब ये जो इस समय स्थिति है, इसका मतलब है कि खाड़ी के जो देश हैं बेटा, जितने हैं, ये जो ईरान ने किया है वो बहुत गलत किया है उन पे जो हमले किए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी आपके पास बेसिस है, बेसिस भाई तू कौन चाचा होता है वहां पर? तो ये खाड़ी के देश कह रहे हैं हमने शुरू से ये कहा था कि हमें सबसे बड़ा खतरा इजराइल से नहीं ईरान से है, और अब आपने उसको साबित कर दिया, आपने सबूत दे दिया, और ये खाड़ी के देश अब जो है इजराइल के और करीब जाएंगे। सऊदी अरेबिया ने भी जिहादिस्तान के साथ जो समझौता किया था सितंबर लास्ट ईयर में, एक तरह का सिक्योरिटी एग्रीमेंट, अभी उसको अप्रूव नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई एक के हमला होगा एक पे तो वो दोनों पे होगा। अभी आगे नहीं बढ़े हैं, कुछ किया नहीं है। हाँ। तो ये लोग जो हैं खाड़ी के अरब देश जो हैं, जो सुन्नी हैं, वो ईरान से नफरत करते हैं और कह रहे हैं कि अब हमें खतरा है और अमेरिका को हम जाने नहीं देंगे। लोग बकवास करते हैं कि ईरान कहता है कि अमेरिका को अपने बेसिस बंद करके चला जाओ, क्यों भाई तू चाचा है उनका, वो नहीं जाएगा, नहीं तो उनको सिक्योरिटी और कौन देगा, रूस तो दे नहीं सकता, ना चीन के ऊपर भरोसा है उनको। तो वो चाहेंगे कि अमेरिकन वहां रहे और वो इजराइल के साथ दोस्ती करेंगे। सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है वो एंटी ईरान है, उसको भी डर ईरान से है। जब वहां पर भी बहुत साल पहले होली मॉस्क पे ऊपर उसका कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, तो कहा जाता तो उस टाइम पे भी फिर फ्रांस के पैराट्रूपर्स गए थे, ये हो गया इसको 40-50 साल कि उनको बाहर निकाला था आतंकियों। तो कई सारे आतंकी उनमें थे जिनका ईरान के साथ संबंध था, ट्रेनिंग वहां मिली थी। तो सऊदी अरेबिया तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता उनके ऊपर। सर आवाज आ कई रही है क्या बार आपको ईरान मेरी? ने कहा है कि आप तो सऊदी अरेबिया तो अमेरिका के चमचे हो, तो ये जो 2 मक्का मदीना की मस्जिद है ये मेरे हवाले कर दो, मैं संभालूंगा। हम्म। वो फुदकता बहुत है सबसे शक्तिशाली उस एरिया में, कोई डाउट नहीं है। और ये गल्फ मनार्की छोटी मोटी है, छोटी सी फौज है, ये कुछ नहीं कर पाते, इकट्ठे भी इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, ये अमेरिका पे डिपेंड करेंगे। तो ये कहानी है इस समय, किस तरह से मैप रीड्रॉ किए जा रहे हैं उस एरिया के अंदर। और ईरान बहुत बड़ी गलती कर दी जब उसने खाड़ी के देशों पर हमला किया है। अब हर्जाना कौन भरेगा? यूएई को कितना नुकसान हुआ है? मैं ये समझना चाहता हूं कि अब पाकिस्तान की टेबल पर पाकिस्तान एक बार फिर से नकारा निकम्मा साबित हुआ है। ना वहां 100%। ट्रंप और अमेरिका की टीम आ रही है और ईरान के साथ भी कोई बातचीत नहीं हो पा रही। बीते दिनों पुतिन के साथ ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात, तो क्या मतलब अब मोदी के दोस्त इस वॉर को रुकवाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव भी दिया मध्यस्थता का। भाई वो किसको बोलेगा रोकने के लिए? ईरान तो कहेगा अच्छा चाचा मैं रोक देता हूँ। दूसरी तरफ एक और आदमी भी तो बैठा है, उसका नाम मैकडोनाल्ड ट्रंप है, जिसने ये जंग शुरू की थी। पुतिन की बात मानेगा? हाँ, एक कंडीशन पे मानेगा कि तू यूक्रेन को त्याग दे और मैं ईरान को त्याग देता हूं। ये हो सकता, यानी पुतिन कहेगा कि मैं ईरान को त्याग देता हूं, बस तू यूक्रेन को त्याग दे, मेरे को वहां जो मैं कर रहा हूं करने दे, बाकी तूने जो करना है ईरान में करना, को ठोकना है तो ठोक। तो ये बेटा ये तो बलि के बकरे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कहावत है जो मैंने हमेशा अपनाया है, अगर आप वफादारी चाहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, बाजार से कुत्ता खरीद के लिया। यूक्रेन ने कोशिश की है कि मैं सऊदी अरेबिया को मिसाल के तौर पे एक एग्रीमेंट साइन किया कि मैं आपको एंटी ड्रोन अपनी जो चीजें हैं वो आपको दे रहा हूं, ताकि आप ईरान से जो ड्रोन आते हैं उनको गिरा दें। हमने रूस के ड्रोन गिराए, मेरे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। वो सर्कस का जोकर यूक्रेन वाला भी अब फुदक रहा है वहां पे, और फिर ये कहता है कि मेरे पास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, सारी दुनिया के लिए मैं सिक्योरिटी दे सकता हूँ। गधा है, अपने आप पिटता जा रहा है, फिर ये चीजें कर रहा है। तो पुतिन तो कभी भी नहीं मानेगा कि ये चीजें हो, जब उसका अपना इंटरेस्ट है। उसका इंटरेस्ट ये है, गल्फ गया अमृतसर, वो तेल तो खरीदता नहीं है वहां से, पुतिन के पास अपना बहुत तेल है, वो परवाह नहीं करता, वो ठोकना चाहता है यूक्रेन। ये बॉटम लाइन है, तो उसकी मध्यस्थता इज अ नॉन स्टार्टर। तो सर अब इस और सिचुएशन में जिहादिस्तान, आगे क्या होगा जब पाकिस्तान मैं में बता देता बातचीत हूं, नहीं हो पा रही है, 2 तो दिन कौन के करेगा अंदर, मध्यस्थता? बिल्कुल 2 दिन कोई मध्यस्थता नहीं करेगा। ईरान की सरकार चली जाएगी, ये मुल्ले चले जाएंगे, कोई सिविल गवर्नमेंट, पीपल्स मूवमेंट कोई होगी, वहां पे सरकार आएगी, और मैं कुछ नहीं देख रहा। जब मंथन होता है एक देश में, इस तरह के लोग सड़कों पे उतर आते हैं, कोई ना कोई उसके अंदर से व्यक्ति उठता है जिसको सब स्वीकार करते हैं, उससे बात होगी। और सर सीरिया यूएन में के भी अंदर जो इस यूएन के नहीं, अंदर यूएन को तो भूल ईरान और जाइए, अमेरिका का यूएन जो तो मसला सोती उठा। रहती है, यूएन तो बेकार की हाँ। संस्था है। सीरिया में भी ये अल क्या नाम है उसका, जुआरी या जो जुलानी, अल जुलानी,
उसको ट्रम्प तो कहता था बदमाश है, चोर है, डाकू है, पर जब वो चला गया वहां से बशार अल असद, तो ये डार्लिंग बन गया, ये हीरो बन गया। तो ऐसा किसी भी नए लीडर का उभर के आना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। अब वो कितनी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी डिपेंड करता है, पर मेरा मानना है कि मुल्ला सरकार से, आईआरजीसी से अमेरिका बात नहीं करेगा, वो बात करेगा नॉमिनली सिविलियन गवर्नमेंट से। ये आप देखेंगे, और पुतिन की मध्यस्थता से कुछ नहीं होने वाला है। वो तो भूटान भी मध्यस्थता कर सकता है, पेरू भी कर सकता है, वानुआटू भी कर सकते, कहने की बातें होती है। रियलिटी अमेरिका वही करेगा जो वो करना चाहता है, और किसी का चाचा उसको रोक नहीं सकता, वो ठोकेगा सर। इजराइल कहता है कि इतना नपुंसक कर दो ईरान को, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, मिसाइल प्रोग्राम को, ये जो उसके हुती फूती लोग हैं सबको इतना नपुंसक कर दो कि 50 साल तक वो मुझे तंग ना कर सके, मेरे अस्तित्व पर खतरा ना हो। बॉटम लाइन, यानी कि अगले 72 घंटे के अंदर ईरान को कोई नया लीडर मिल सकता है, और मेरा युद्ध मानना है थमने के या भी वो संकेत। ठोकेगा हाँ, या अमेरिका ठोकेगा। ओके। और सर, इसमें भारत की सिचुएशन फिलहाल कैसी है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अभी भी भारत के 30 से ज्यादा जहाज फंसे हैं। कह रहे हैं कि भाई नहीं आ रहा है, तो जैसी दुनिया बाकी दिन है, चाहे कोरिया है, साउथ कोरिया, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे जापान है, जिनके भी फंसे हैं, हम भी उसी हालत में हैं। बस यही कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी जल्दी हो सके दूसरी ऊर्जा के सोर्सेज हम ढूंढे। तेल हम बहुत इंपोर्ट करते हैं, वो हमारी कमजोरी है, हम सब जानते हैं, स्वीकार करते हैं। हम झूठ नहीं बोलते। ईरान की सरकार तो बहुत झूठ बोलती है, सच तो वो बोलते नहीं, क्योंकि ईरान से आप किस पे भरोसा करोगे? सारा कंट्रोल तो आईआरजीसी के पास है। 8-9 हफ्ते हो गए हैं, तो वहां पे इंटरनेट खत्म हो गया, आपको पता ही नहीं वहां पे क्या हो रहा है। मानव इतिहास में ये सबसे बड़ा, सबसे लंबा शटडाउन है इंटरनेट का। तो जो कुछ आईआरजीसी आपको देना चाहती है वही आपको नजर आएगा। हम तो डेमोक्रेसी है, हमारा कोई ना कोई, आप जैसे ब्रॉडकास्टर्स या सोशल मीडिया पे कोई ना कोई तो दिखाएगा अदर पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पे कोई नहीं है करने के लिए। तो फिर जो है, अब आप देखते जाइएगा कि सिचुएशन तभी बदलेगी जब ईरान में परिवर्तन आएगा, अमेरिका में परिवर्तन नहीं। वो कहने की बात होती है, डोनाल्ड ट्रम्प रेजिम चेंज की बात कर रहा था, अब अमेरिका में रेजिम चेंज होगा, ये सब कहने की बातें होती सर, हैं। लेकिन पूरी दुनिया में एक नई तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। समुद्री रास्ते पर ये टोल टैक्स वाला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर टोल को लेकर नई बहस चल रही है। ये कैसी सिचुएशन है? ये तो आने वाले दिनों में और बोझ बढ़ सकता है फिर आर्थिक तौर पर। ये जो टोल टैक्स की बात हो रही है, ये चलेगा नहीं। उसने कह दिया था उनके डिप्टी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट में कि शायद हमारे पास 2 जहाजों ने हमको टोल टैक्स दिया, हमने सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बकवास करते हैं, कुछ नहीं है, ये किसी ने ऐसे ही कह दिया दिखावे के लिए। अब किसी ने दिए हैं या नहीं दिए, ये मैं नहीं कह सकता, मेरा नहीं मानना किसी ने दिए हैं। नहीं देंगे वो लोग, क्यों देंगे? वो तो मुझे पता है कि एक ने शुरू कर दिया, फिर हर बार ये मांगे, ये तो बड़े कमीने लोग हैं, तो वो नहीं होगा। बट वेट फॉर अ चेंज ईरान की एटीट्यूड। अब वो कह तो रहा है कि मैं हॉर्मुज को अनकंडीशनली खोल दूंगा, इसका मतलब मुझे मार पड़ रही है। भाई कितना मारेगा, हाँ, बस कर दे, अब मेरे मुंह से झाग निकल रही है और मुझसे सहन नहीं होता, माफ कर दे मेरे को। ऑफिशियली नहीं बोलेगा, प्राइवेटली, जिसको हम बैक चैनल्स कहते हैं, उनसे बोलेगा यार बस कर दे, अब बस कर। तो किसी और को ले आएगा बीच में, रूस का अमेरिका मानेगा नहीं, चीन की कोई परवाह नहीं करता, तो शायद किसी और को बीच में ले आएगा, किसी यूरोपियन देश को जो ज्यादा फ्रेंडली है उसको ले आएगा कि भाई तू आके क्या इंडिया भी कोई बोल रोल दिया। निभा सकता है सर? क्यों, कौन? इंडिया इंडिया भारत भी कोई रोल निभा सकता है क्या? मोदी जी नहीं, भी भारत कुछ। कराएगा अगर मध्यस्थता की सक्सेस की चांस हो ना बेटा। हमने तो यूक्रेन रूस के बीच हम्म। में कराने की कोशिश की थी। यूक्रेन का जो सर्कस का जोकर है वो तो मजाक कर, वो तो सोच रहा था हम मजाक करने के लिए आए। वो तो एक कॉमेडी शो है वो आदमी, वो जो क्या टीवी पे भी कॉमेडी शोज आते रहते हैं, वो तो उनका आदमी है। तो उसने सोचा कि हाँ, मैं कॉमेडी करूंगा प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। दूसरी तरफ से पुतिन साहब सीरियस थे। तो इस बार भी मेरे को नहीं लगता कि दोनों तरफ में वो सीरियसनेस अभी है। ट्रम्प साहब जान के आपको ये इंप्रेशन देते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं नपुंसक हूं, मैं कंफ्यूज हूं, लेकिन वक्त आने पर ठोकेंगे। यार उसने चारों अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप वहां भेज दिए हैं, 50,000 से ज्यादा उसके सिपाही बैठे हैं, उसके एयरक्राफ्ट बैठे हैं, फाइटर्स बैठे हैं, रिफ्यूलर्स बैठे हैं। वो किस लिए गए वहां? पिकनिक करने के लिए, और उनको अभी वापस नहीं ले रहा है। हाँ। तब देखिए क्या होता है इसका आने वाले। बस हम 2 दिन के बाद फिर से करेंगे, और उस समय आप के साथ हम बातचीत करेंगे कि क्या हुआ है पिछले 48 घंटे में। बहुत मजा आएगा। हाँ सर, बस ये और आखिरी मजा सवाल जब मैं मैं कहता समझना हूँ, चाहूंगा मजा कि मजा जब मैं कहता हूँ आएगा, मैं जब कह रहा हूँ मजा आएगा, इस कहने का मतलब ये नहीं है कि हमको क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट हो रही है। मजा आएगा का मतलब देखने के हमने जो एनालिसिस किया था वो सच है कि गलत है। एग्जैक्टली सर, और जो आज जो जो बात आप कहते हैं वो
उसमें से 100 में से कम 90-95% प्रेडिक्शन या फिर जो आपका एनालिसिस होता है वो सटीक साबित होता है। ये हमने कई थैंक बार हमारे दर्शकों ने भी इस बात को ऑब्जर्व किया है। सर एक छोटी सी बात ये भी समझना चाहेंगे कि आप अब मोदी जी जिस ओमान के साथ रिलेशन बनाकर आए थे अब उसके साथ भी अरागची पहुंचे हैं वहां पर। ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने की बातचीत चल रही है। तो क्या मतलब कि भारत का जो एक रणनीतिक दोस्त है वो ऐसी संकट की स्थिति में भारत की मदद करता हुआ नजर आएगा? ये ओमान का नहीं, रास्ता क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज? ईरान क्यों गया? ईरान क्यों गया ओमान के पास? ओमान तो मध्यस्थता करा रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भारत के नाते। कोई भी मध्यस्थता करे, चाहे शैतान करे या शैतान का दादा करे या उसका बहनोई करे, कोई भी आके मध्यस्थता करे। मुझे बस ये है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खोल देना चाहिए, क्योंकि ये फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर की समस्या मेरी नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। जितनी जल्दी ये हो जाए उतना मेरे लिए अच्छा।